वैसे तो ये किताब मेरी पढ़ी हुई है, लेकिन मैं एक बार दोबारा पढ़ रहा हूँ। किताब का नाम है जीन। सिद्धार्थ मुखर्जी ने लिखी हुई है। सिद्धार्थ मुखर्जी एक ऐसा नाम है जो कि मेरे लाइफ की अगर लिस्ट बनेगी राइटर्स की, नॉन फिक्शन के राइटर्स की, तो उसके अंदर में वो टॉप 10 में होंगे। इसलिए भी अ, कि उनकी राइटिंग्स मेरे रेल्म से बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और जीन अपने आप में अच्छी खासी मोटी बुक है। शुरुआत में अगर देखा जाए तो अ, हर किसी की जो किताब है या स्टडी है, उसकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी होती है। अक्सर आपने कहानियाँ सुनी होंगी कि कोई बंदा है जिसने कैंसर का इलाज ढूंढा और पता चला कि उसकी माँ को कैंसर था, तो उसने पागलों की तरह मेहनत की और वो पर्टिकुलर इलाज ढूंढा। क्योंकि आग असली है ना, ऐसी जहाँ वो कोई भी जगह जहाँ पर आग असली होगी वहाँ पे संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे व्यक्ति अपने तरकश में रखे हुए सारे तीरों का इस्तेमाल करना चाहता है और बस कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचना चाहता है। भले से उन लोगों की इन्फॉर्मेशन हम तक नहीं पहुँची जिन जो सफल रहे, लेकिन जिस तरीके से मेहनत करना प्रेरिक्विजिट है, उसके बाद वो कामयाब में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो दैट मच। और ये कोई रूल भी नहीं है कि मेहनत करनी है। कई लोग हैं घर पे बड़े बड़े पैसे कमा लेते हैं। खैर, जो सिद्धार्थ मुखर्जी हैं वो उनके पिताजी हैं। पिताजी के कई भाई हैं। और यहाँ तक कि जो जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं, क्योंकि कलकत्ता वगैरह से ताल्लुक़ रखते थे, तो बड़ी फैमिलीज़ तो होती हैं। सिद्धार्थ मुखर्जी की खुद भी 2 बेटियाँ हैं। अ, दादा हैं, दादी थे, मतलब जब भी थे, नॉट नेसेसरीली वो ज़िंदा हैं, बट जो पेडिग्री बनेगी सिद्धार्थ मुखर्जी की, 2 किस्से इस तरीके से बनेगी कि भई दादा हैं, दादी हैं, उनके जो अगली जनरेशन है उसके अंदर में कई बच्चे हैं। जो सबसे बड़े हैं वो, उनका एक बच्चा है मोनी, और फिर दूसरे नंबर का बच्चा, फिर तीसरे नंबर का बच्चा है राजेश। राजेश को भी धीरे धीरे पता चला कि उसको बाइपोलर है। उनका एक और भाई है जग्गू। जग्गू को पता चला कि धीरे धीरे स्किज़ोफ्रेनिया है। जो एक और भाई हैं जो कि सिद्धार्थ मुखर्जी के पिताजी हैं, उनको कोई मेंटल इशू नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ मुखर्जी अब जानते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही ये है। पुलित्ज़र प्राइज़ नॉन फिक्शन की किताब जो उनकी वो इससे पिछली वाली जो किताब थी, द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज़, जिसको कि ये प्राइज़ मिला था। अब पूरी ज़िंदगी उनकी इस पर्टिकुलर चीज़ की आसपास घूमती है कि चीज़ें हो क्यों रही हैं। इंसान के अंदर में अगर जीन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या वो जीन में म्यूटेशंस या किसी भी वजह से मेंटल इलनेस की संभावना बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, जो कि हम जानते हैं कि बिल्कुल बढ़ती है। और किस तरीके का पैटर्न दिखाती है, कि क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाती है, मेल्स में ज़्यादा होती है कि फीमेल्स में ज़्यादा होती है। अगर एक ब्रदर को है तो दूसरे ब्रदर को होने की क्या संभावना है, कज़न्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है, रियल ब्रदर्स में कितनी प्रोबेबिलिटी है। ये सारा का सारा उनके दिमाग में सवाल चल रहे हैं जैसे जैसे ज़िंदगियाँ बीतती जा रही हैं। जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी के पहलू सामने आते हैं, कि लोगों को लगता है कि जो पार्टीशन का जो ट्रॉमा है, एक तो पार्टीशन का जब भी ज़िक्र आता है तो लोगों के दिमाग में अमृतसर ही आता है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि किस तरीके से जो बंगाल वाला एरिया है, क्योंकि वहाँ पर अभी तो हम उसे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, लेकिन भाई एक ज़माने में तो वो क्या था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से बना था। तो जो घटनाएँ अमृतसर वगैरह के अंदर में हुई, हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, राइट्स ही राइट हुए, रेप हुए, मेंटल लोगों को परेशान किया गया, क्या-क्या नहीं हुआ। अब ये एक ट्रिगर और ट्रॉमा की तरह काम कर सकता है। तो एक तो ये है कि एक सबसे पुराना सवाल कि भई जीन्स की वजह से हम कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, तो क्या हमारे जीन कितने ज़्यादा उत्तरदायी हैं, और अगर हम ससेप्टिबल भी हैं, इस तरीके की जीन्स हमारे पास हैं भी, तो ज़िंदगी के क्या ट्रॉमा है और किस तरीके के ट्रॉमा है जो उस चीज़ को इवोक कर सकते हैं, इन तरीके की चीज़ों को ऊपर की तरफ ला सकते हैं। चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया की बात कर रहे हों हम, चाहे हम बात कर रहे हों बाइपोलर की, जो कि आसान भाषा के अंदर में सिद्धार्थ मुखर्जी के चाचा लोगों को था। यहाँ तक कि उसके कज़न्स को भी था, जो कज़न का नाम है मुनि। तो मुनि को तो लोगों ने असाइलम में भी डाला। किस तरीके से धीरे-धीरे कि जो टिपिकल मूवीज़ आपने देखी हैं, इसको पढ़ते हुए मुझे मूवी याद आ रही थी द ब्यूटीफुल माइंड की। किस तरीके से द ब्यूटीफुल माइंड के अंदर में जो जॉन नैश हैं,
जॉन नैश पे बोलते हैं कि लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, लोग मुझे मतलब कि मेरे स्पाई की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तो वो सेम कहानियाँ सिद्धार्थ मुखर्जी ने भी सुनाई अपने परिवार को लेकर के, किस तरीके से उनके जो भी भाई लोग इस तरीके से बीमार पड़े, उनको बोलते थे कि मेरे को ऐसा सुनाई दे रहा है कि वो जो फला फला बंदा है उसकी बहन को पटाओ और उसके साथ जा कर के बातें करो, और मैं उसके लिए किया करता था। और वही जो हमारे घरों में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि ऐसे लोग बच्चों को अगर कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ है तो उनको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उनको चेन से बांध दिया जाता है। घर की सबसे बड़ी औरत उनका खाने पीने का ख़्याल रखती है, तो यहाँ पर भी जो दादी है वो बच्चों का खाने पीने का ख़्याल रख रही थी। लेकिन ये पूरा का पूरा केओटिक बिहेवियर चल रहा था, यहाँ तक कि जो सिद्धार्थ मुखर्जी उन्होंने अपनी वाइफ़ को भी बताया कि भाई देखो ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, अगर तुम इन सब इन्फॉर्मेशन के बावजूद भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो कर लो। जो कि कर ली गई। इसे आज भी सिद्धार्थ मुखर्जी को अब उन्होंने देखेंगे, जैसे जैसे हम किताब में आगे बढ़ेंगे तो वो हैं परेशान कि भाई क्या मैं अपनी बेटियों के टेस्ट कराऊं, क्या इनके टेस्ट अवेलेबल हैं भी। और इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी कहानी घूमेगी इस किताब के अंदर में। हम शुरुआत से बिल्कुल बिल्कुल ही शुरुआत से शुरू कर देंगे, जाएंगे सेल से लेकर के, बहुत ही सटीकता के साथ ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या असल में जीन्स का रोल है हमारे पर्टिकुलर पूरी की पूरी ज़िंदगी के अंदर में, और उसके आसपास का पूरा ढांचा, वो किरदार, वो सभी साइंटिस्ट, उनकी ज़िंदगियाँ, उनके एक्सपीरियंसेस बिल्कुल इसी तरीके से सुनेंगे जानेंगे जिस तरीके से हम सिद्धार्थ मुखर्जी ने प्रोलॉग के अंदर में अपनी ये पूरी की पूरी ज़िंदगी बताने की कोशिश की है। बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को समझना चाहते हैं तो फंडामेंटल लेवल पे जाएंगे तो नंबर्स, या फिर अगर मुझे कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो मुझे बिट, द आइडिया ऑफ बिट 0 है 1 है, किस तरीके से अलग अलग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में वो लगते हैं, तो मैं उसका इस्तेमाल करके इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर सकता हूँ। एटम है, कितने तरीके के एटम हैं, किस तरीके से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो केमिस्ट्री को जन्म देते हैं। तो मैं नहीं समझ सकता, मतलब फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री को, जब तक मुझे एटम्स के बेसिक्स ना पता हों। मैं नहीं समझ सकता कंप्यूटेशन को जब तक मुझे बिट और बाइट्स के बारे में ना पता हो। मैं नहीं समझ सकता इस पूरी की पूरी बायोलॉजी को जब तक मुझे ये जीन शब्द नहीं पता है। भले से हम आम ज़िंदगी में चलते फिरते ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, इट्स इन माई ब्लड, इट्स इन नॉट इन माई जीन, लेकिन असल में है क्या? क्या है जो अ, हमारे अंदर में शरीर में इतना है कि यहाँ से पकड़ें तो चाँद तक भी पहुँच जाए, इतना इतना है हमारे शरीर के अंदर। मतलब आप एक बार थूकते हैं तो थूकने के अंदर में कई सौ सेल आपकी निकल जाती हैं। हाथ झाड़ते हैं तो कई सौ सेल आपकी चली जाती हैं। आप हाथ धोते हैं तो कई सौ सेल आपकी चली जाती हैं। जो सेल आपको नज़र नहीं आती है, उस सेल के अंदर में 2 मीटर का, मतलब आपकी जितनी जितनी हाइट है लगभग लगभग उससे ज़्यादा लंबा डीएनए जो है वो रखा हुआ है। आपके शरीर के सारे सेल्स का डीएनए अगर निकाल दिया जाए तो चाँद तक पहुँच जाएंगे आप। तो आखिर जब तक ये इतनी फंडामेंटल चीज़ जो कि डीएनए है, और डीएनए भी जीन नहीं है, किताब जीन को फंडामेंटल मान रही है, न कि डीएनए को, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके अंदर में किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन हो। ऑल्दो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम डीएनए को भी खोलते हुए चलेंगे, हम जीन्स को भी खोलते हुए चलेंगे कि आखिर जीन में और एक डीएनए में क्या अंतर है। वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल लेवल पर अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो अगर आपके पास किताब है कोई, और उस किताब के अंदर में बहुत ही रैंडम अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, कहीं स्पेस है, कहीं फुल स्टॉप है, कहीं है कुछ भी है, और एक इस रैंडम किताब में कहीं कहीं बीच बीच के अंदर में आपको एक एक लाइन, एक एक स्टेटमेंट देखने के लिए मिलता है कि माई नेम इज़ अंकित और माई आई लिव इन दिल्ली, और फिर दोबारा से वही रैंडम XYZ YXZ2 क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप स्पेस AZP टैग XP ऐसे चलता जाता है, और बीच में कहीं कहीं फिर दोबारा से स्टेटमेंट आ जाता है कि आई हैव डन माई बैचलर्स इन बायोमेडिकल साइंसेस फुल स्टॉप, फिर दोबारा से रैंडम अल्फ़ाबेट्स जो है चालू हो जाते हैं। तो ये जो पूरी किताब है, ये पूरी किताब आपका एक सेल के अंदर में रखा हुआ डीएनए है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं तो ऐसी जगह आपको मिल जाती है जहाँ पर कुछ एक लाइन लिखी हुई है और उस लाइन का कुछ मतलब है, उस पर लाइन के कुछ मायने हैं कुछ। तो ये जो कुछ कुछ लाइनें आपको मिल जाती हैं बीच में रखी हुई, ये असल में जीन है, और जो पूरा का पूरा ये जो किताब में लिखा हुआ है ये सारा का सारा उसका डीएनए वाला पार्ट है।
मगर मैंने फिर से कहा कि बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल है तो उसको भी आगे बढ़ाते हुए चलेंगे कि क्या है वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग। तो बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल पहले शून्य के लेवल से मैं कहूँगा ये पर्टिकुलर किताब आपको पूरा का पूरा एक जर्नी दिखाएगी, लेकर के जाएगी। इस तरीके से जब हमें किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एटम की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वही अंडरस्टैंडिंग आगे जाकर के एटम बम भी बनाती है। अब भले से हमने उसका इस्तेमाल अपने कभी कभी फ़ायदे के लिए किया है और कभी कभी, जैसे अल्फ्रेड नोबेल है, तो अल्फ्रेड नोबेल को जो सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा बनाया था वो डायनामाइट से बनाया था, क्योंकि उन्होंने डायनामाइट खोजा था। लेकिन आप जानते हैं कि डायनामाइट से कितने लोग मरे हैं, कितने, क्योंकि जो भी डिस्कवरी है वो दो धारी तलवार है। उसका लोग इस्तेमाल किसी के भले के लिए भी करेंगे, लोग माइंस के अंदर में जॉब्स क्रिएट करने के लिए भी डायनामाइट का इस्तेमाल करेंगे, चीज़ें बनाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके की हरकतें भी की जाएंगी। फिरौतियाँ भी ले जाएंगी, सुसाइड बॉम्बर्स भी होंगे। उसी तरीके से जब तक एटम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है और एटम बम नहीं बन सकता, उसी तरीके से जब तक डीएनए की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जीन थेरेपी आज की तारीख में जो सबसे बेहतरीन कैंसर को लेकर के थेरेपी एग्जिस्ट करती है हमारे पास में, वो है कि आप अगर अल्टीमेटली क्या कर दें कि किसी व्यक्ति के शरीर से उसके इम्यून सेल्स को निकलवा लें, उसकी डब्ल्यूबीसी को निकलवा लें, और बाहर निकलवा कर के उनको उनके जीन में इस तरीके से बदलाव कर दिए जाएँ कि उनको ट्रेन कर दिया जाए कि अब वो इस तरीके से ट्रेन हो गई हैं कि उसके व्यक्ति के शरीर में उन सेल्स को अगर मैं वापस डाल दूँगा तो अब जाकर के वो सही में कैंसर को मार पाएंगी। इसको हम कार्टी सेल थेरेपी बोलते हैं। इसके अलग अलग वर्जन्स आज के मौजूद हैं, आज की तारीख में आम आदमी तक धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कैंसर कोई एक डिजीज़ तो है नहीं, तो कुछ तरीके के कैंसर्स में ये कारगर है, कुछ तरीके के कैंसर्स में ये उतना कारगर नहीं है, लेकिन फिर भी हम चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन हम यहाँ तक पहुँच पाए आज की तारीख में 2024 में, इसकी वजह है कि हमको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मतलब पिछले 50-60 सालों के अंदर में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग धीरे धीरे डीएनए से जीन, और जीन किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो अपने आप को बढ़ाता है, किस तरीके से अपने आप किस तरीके से वो आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन किस तरीके से अलग अलग तरीके के होते हैं, एंजाइम होते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर गलत लिख दी जाए डीएनए के अंदर में तो कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, और उसको कहाँ से चेंज कर दिया जाए तो उस समस्या को वापस से उससे निजात पाई जा सकती है। कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हैं, वो जेनेटिक डिसऑर्डर किस वजह से हो रहे हैं, डाउन सिंड्रोम है तो किस वजह से हो रहा है, कोई दूसरा सिंड्रोम है तो वो किस वजह से हो रहा है, क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है कि डीएनए की प्रॉब्लम है या किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ों का निदान जहाँ जिस बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होता है उस जगह का नाम है जीन, और वही ये किताब हम मिलवाएगी हमको, हम मिलेंगे उससे। अगर हमने किताब वाला एग्जांपल ले ही लिया है तो उसी किताब के एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ को भी इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। जिस तरीके से भाई किताब है, तो किताब आपके सेल के किसी भी आपके सेल के अंदर में रखा हुआ सारा का सारा डीएनए है, तो उसके अंदर में अगर अलग अलग चैप्टर्स हैं तो ये अलग अलग, मान लीजिए जो चैप्टर्स हैं वो एक तरीके से आपका क्रोमोसोम है। हमारे शरीर के अंदर में हमको 23 पेयर होते हैं हमारे पास क्रोमोसोम के। ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसा है कि जो मम्मी से हमें, भाई कैसे होता है, माँ और बाप रिप्रोडक्शन करते हैं तो माँ से मिलता है एग, बाप से मिलता है स्पर्म, ये दोनों चीज़ें मिलती हैं। वो जो एग है माँ ने जो दिया है उसके अंदर में 23 क्रोमोसोम है, मतलब कि उसके अंदर में 23 चैप्टर थे, है ना, और 30 चैप्टर माँ ने दिए और वही 23 चैप्टर बाप ने दिए, और इन्हीं दोनों दो जो 23 चैप्टर इधर से 23 चैप्टर इधर से मिला करके आपका एक बुक बन जाती है, और वो बुक हमारे हम हैं, जिसके हर एक सेल के अंदर में 23 चैप्टर जमा 23 चैप्टर के पूरी की पूरी बुक पड़ी हुई है। तो ये 23 जो हैं वो इंडिपेंडेंट जो चैप्टर जो हैं वो हमारे क्रोमोसोम की तरह हैं। क्रोमोसोम का जो नंबर है 1 से लेकर के 23, ये समझें कि जो साइज़ है कि पहला चैप्टर सबसे ज़्यादा मोटा है, फिर दूसरा चैप्टर उससे थोड़ा कम मोटा है, फिर तीसरा उससे कम मोटा है, चौथा उससे कम मोटा है, करते 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 इस तरीके से इनको नंबर ही इनके साइज़ के बेसिस पे दिया गया है। और अगर आप इसको ओरिजिनल में समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि जो डीएनए सबसे बड़ा होता है, सबसे क्रोमोसोम जो एक है नंबर, वो सबसे साइज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा है। तो देखें कि अगर मम्मी का जो चैप्टर 1 है और पापा का जो चैप्टर 1 है,
उन दोनों के अंदर में सेम चीज़ लिखी हुई है, बीच में थोड़ा थोड़ा बदलाव हो सकता है कहीं इधर उधर, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें बिल्कुल सही वैसे ही लिखी हुई हैं कि अगर अ, पहले मम्मी का जो चैप्टर नंबर 1 है, उस चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहली लाइन है कि आई वोक अप इन द मॉर्निंग। तो यही स्टेटमेंट जो है वो पापा के भी चैप्टर नंबर 1 में लिखा हुआ है। अब ये हो सकता है कि कभी-कभी कुछ-कुछ बदलाव इस तरीके से आ गए हैं कि जो कि उतना ज़्यादा प्रभाव कभी-कभी डाल देते हैं, कभी-कभी नहीं डालते हैं, ज़्यादातर नहीं ही डालते हैं। तो मान लीजिए कि मम्मी के में लिखा हुआ है कि आई वोक अप इन द मॉर्निंग, तो वोक अप के बीच में स्पेस है मम्मी वाली में और पापा वाले में मान लो कि स्पेस नहीं है। तो इस तरीके के कुछ-कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मोटा-माटी जो चैप्टर हैं वो सेम ही देखने को मिलेंगे। तो हमने कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस कर दी हैं यहाँ पर। तो पहली टर्मिनोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस की थी डीएनए की, जिसको कि हमने डिफ़ाइन कर दिया कि मान लो कि किताब है और किताब में अक्षर लिखे हुए हैं, और फिर हमने बात की कि भाई डीएनए है तो फिर जीन क्या है। तो जीन उन भाई किताब में ज़्यादातर अंट-शंट लिखा हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन बीच-बीच में लाइनें आती हैं और उनके मतलब होते हैं, तो जो लाइनें आ रही हैं जिनके कुछ मतलब से होते हैं, उनको हम जीन बोल देते हैं। और 23 जो किताब है पूरी की पूरी, उसमें 23 चैप्टर हैं, 1 से लेकर के, वैसे तो 22 कहना ज़्यादा सही होगा, लेकिन ठीक है, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसे बोल देते हैं। तो मान लीजिए कि 23 चैप्टर जो हैं वो उम, मतलब पहले लिखे हुए हैं, फिर से 23 चैप्टर चलते हैं, तो ऐसे-ऐसे चैप्टर हैं। और ये मिलाकर के आपका पूरा का पूरा एक व्यक्ति का डीएनए का पूरा सेट जो है बनता है। अगर एक टर्मिनोलॉजी और ज़बरदस्ती घुसेड़नी है तो ऐसे घुसेड़ सकते हैं कि भैया देखिए, जैसे चैप्टर है वैसे क्रोमोज़ोम है, तो जैसे चैप्टर नंबर 1 तो क्रोमोज़ोम नंबर 1, और जो चैप्टर नंबर 1 मम्मी और चैप्टर नंबर 1 पापा का अगर मैं ले लूँ, जो दोनों के चैप्टर हैं, और इनको एक साथ अगर मैं जब देखता हूँ तो इसको कहते हैं कि होमोलोगस चैप्टर या होमोलोगस क्रोमोज़ोम, आप इसको नाम दे सकते हैं। अगर मैं गलती से चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 मम्मी का ले लूँ और चैप्टर नंबर 5 पापा का ले लूँ, तो फिर इसको, चलिए ख़ैर इतनी इन्फॉर्मेशन है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, होमोलोगस तक ही रखते हैं। तो हमारे पास अभी एक बेसिक खाका पहुँच चुका है, और वो खाका है क्या? वो खाका है कि आपको थोड़ा-सा डीएनए का हल्का-हल्का सा फ्लेवर मिलना शुरू हुआ, क्रोमोज़ोम का हल्का-हल्का सा फ्लेवर जो है मिलना शुरू हुआ। क्रोमोज़ोम का नंबर किस तरीके से दिया जाता है, उसका साइज़, और होमोलोगस क्रोमोज़ोम, इनका थोड़ा-थोड़ा सा आपको आइडिया मिलना शुरू हुआ। किताबों में चैप्टर क्रोमोज़ोम है, उस एक चैप्टर के अंदर में रैंडम चीज़ें, रैंडम अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, लेकिन बीच-बीच में कहीं सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब पिछले कुछ सालों के अंदर में हमने ये भी तकनीकें निकाल ली हैं, इस तरीके के पेन ईजाद कर लिए हैं, इस तरीके की इरेज़र्स ईजाद कर ली हैं, जो कि अगर माय नेम इज़ अंकित वर्मा लिखा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि अंकित वर्मा से अंकित शर्मा कर दिया जाए, तो उस चीज़ को बदला जा सकता है। उस इरेज़र के द्वारा उसको मिटाया जा सकता है और उसकी जगह नई चीज़ लगाई जा सकती है। और इसी ही चीज़ को हम जीन एडिटिंग का नाम देते हैं कि आपने अब वो पन्ने जो हमें लगता था कि कभी बदले नहीं जा सकते हैं, जो उन पे लिखा है वो लिख गया, वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि उन पन्नों को हम बदल सकते हैं और वही पन्नों को बदला जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये पन्ने में ये जो स्टेटमेंट में ये जो कलाकारी हम पहले नहीं कर सकते थे, पहले बहुत छोटे लेवल पे, बैक्टीरिया के लेवल पे हमने किया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। अब बस अंतर इतना आता है कि हम कितने ज़्यादा सटीक तरीके से, कितने ज़्यादा सस्ते तरीके से, कितने ज़्यादा एफ़िशिएंट तरीके से और कितनी सेल के अंदर में ये बदलाव को कर सकते हैं, और वो दिन दुना रात चौगुने के हिसाब से बढ़ रहा है। इसका मैं हमेशा से एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कि एक लॉ है, लॉ का नाम है मूर्स लॉ। मूर्स लॉ में क्या होता है कि भैया ये जितने भी आपने देखे पिछले 10-15 सालों के अंदर में, जो कंप्यूटर की स्पीड को आपने बढ़ते हुए देखा है, ये जो आपने रैम को बढ़ते हुए देखा है, इसके पीछे मेन प्रिंसिपल क्या है? वो जो चिप लगी होती है, वो जो इंटेल की चिप लगी होती है, वो असल में ट्रांजिस्टर्स हैं। तो एक पर यूनिट एरिया के अंदर में जो नंबर ऑफ़ ट्रांजिस्टर्स हैं वो दुगने से हो जाते हैं लगभग 1 डेढ़ साल के बाद में। और उसी की वजह से हमको जो भी एक ज़माने में जो पेंटियम 2 आया करता था, वो आज की तारीख में हम विंडो 11 इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बिल्कुल अगर इसके समकक्ष अगर कोई चीज़ देखी जाए तो ऐसा देखा जा सकता है कि
कि लगा लो तकरीबन तकरीबन आज से 2024 चल रहा है तो 2003 मतलब कि 20 साल पहले किसी व्यक्ति का हमने किसी व्यक्ति की सारे के सारा पूरा का पूरा जो जीनोम है वो पढ़ा था। अब ये जीनोम क्या है, ये जो पुलिंदा है किताब का, ये जो पूरी की पूरी पोथी हमने बनाई है जिसमें 23 मम्मी के क्रोमोसोम, 23 पापा के क्रोमोसोम और ये जो मोटी सी किताब बनी है, इसके हर एक अक्षर को पढ़ना और उसको लिखना, वो उसको हम मिला करके ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोलते हैं, जिसके अंदर में लिटरली हमने पढ़ा कि क्या क्या लिखा हुआ है, डीएनए किस किस चीज़ का बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे। अब ये काम करने में बिलियन डॉलर लगते थे। 1 बिलियन डॉलर में 7-8 हज़ार करोड़ रुपए होते हैं। 3 बिलियन डॉलर लगे लगभग तो 7-7 तो 21 से 25 हज़ार करोड़ रुपए जो हैं वो किसी चीज़ को करने में लगते थे। तो सोच के देखो कि 20 साल पहले कोई कंप्यूटर आता था तो पहले तो वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन चलो मान लिया कि वो खतरनाक टेक्नोलॉजी अगर अवेलेबल भी है तो आ जाएगा कितना, 1 मिलियन डॉलर का आ जाएगा। 1 मिलियन डॉलर से आज की तारीख में आपके 1000 डॉलर तक आ गया। इतना डिफरेंस आ गया होगा कि कोई कंप्यूटर जो 20 साल पहले 1 मिलियन डॉलर का पड़ेगा वो आज की तारीख में 1000 डॉलर का आ जाएगा। लेकिन जहाँ तक बात है डीएनए की, तो वहाँ पर जो है कोई चीज़ जो 25,000 करोड़ की थी वो आज की तारीख में $200 के अंदर में हो जाता है वो काम। मतलब आज की तारीख में 16,000 रुपये, 15-16,000 रुपये के अंदर में वो काम हो जाता है, जो काम हो रहा था 20 साल पहले 25,000 करोड़ रुपए का। तो इस लेवल पर हम इंक्रीमेंट जो है वो करते चले जा रहे हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव करते चले जा रहे हैं, चीज़ों को सस्ता बनाते चले जा रहे हैं। इसलिए और यही वजह है कि कोविड के दौरान हम जो इतने कम समय के अंदर में ओपन रिसर्च के ज़रिए इतना जल्दी से हम वैक्सीन्स वगैरह डिज़ाइन कर पाए और लाखों लोगों को बचा पाए। वो मतलब दैट कुड हैव बीन ईज़िली, लंबा समय लगता है किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए, कम से कम 10 साल लग जाते हैं। और जो सबसे कम समय के अंदर में हमने बेहतरीन वैक्सीन तैयार भी की थी, वो भी मम्प्स की थी, जिसको कम से कम 4 साढ़े 4 साल लग गए थे। लेकिन हमने फिर कोरोना की जो वैक्सीन है को वो 1 डेढ़ साल के अंदर में ही कर दी थी लॉन्च के, और उसको लोगों को दे भी दिया गया था। और ये हो पाया इसलिए कि ऐसा नहीं कि कोई खतरनाक ताकत हमारे पास आ गई थी। ये पीछे बैकग्राउंड में बायोटेक्नोलॉजीज़ काम करती जा रही थी, अपना इम्प्रूवमेंट दिखाती जा रही थी। मौका मिला जैसे ही उसको अपना एप्लीकेशन दिखाने का, उन लोगों ने दिखाया। और मोर्स लॉ जो अक्सर हर व्यक्ति ने अपने हाथ में अपने पापा के मोबाइल को बदलते हुए देखा है, वो जानता है कि किस तरीके से पहले कितना ही स्पेस हुआ करता था, कितना ही फास्ट हुआ करता था कैमरा का मोबाइल, और आज की तारीख में कितना फास्ट है। लेकिन लोगों की आम जिंदगी से बायोटेक्नोलॉजी, जीन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए की सीक्वेंसिंग जुड़ा हुआ नहीं है, तो उतना जल्दी नहीं समझ पाते हैं इस चीज़ को। अब ये धीरे धीरे लोगों की ज़िंदगी में आना शुरू हुआ है। और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर आप हैं, आपका वज़न है 60 किलो, आपका भाई है उसका वज़न है 90 किलो, लेकिन दोनों को बुखार होता है तो दोनों के दोनों डोलो 650 mg खा लेते हैं, तो दोनों को 650 मिलीग्राम का ही डोज़ दे दिया जाता है, जो कि गलत है। हम जानते हैं कि भाई डोज़ अगर वज़न के हिसाब से, आपकी जेंडर के हिसाब से, आपकी प्री कंडीशनिंग के हिसाब से, आपकी 10 चीज़ें देख करके आपकी ड्रग जो है वो डिसाइड होनी चाहिए। मतलब उसका जो कितना लिया जाएगा वो पर्टिकुलर ड्रग, लेकिन वो डिसाइड तो नहीं होता है। आपके केवल और केवल 650 mg की लगभग लोग खा लेते हैं, तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा सटीक अगर हम उसको करना चाहें तो कर सकते हैं। और ज़्यादा सटीक से मतलब है कि आप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में इतना ज़्यादा अंदर घुस जाएं कि हमको आपका पूरा डीएनए जीनोम का हमने एनालिसिस कर लिया है और हमें ये तक पता चल गया है कि कौन सी पर्टिकुलर टाइप की एंटीबायोटिक या कौन सी पर्टिकुलर टाइप की ड्रग जो है वो आपको कंपैरेटिवली आपके लिवर को ज़्यादा नुकसान करेगी। और 5 अब अगर दवाएं हैं, पैरेलल सॉल्ट्स हैं जो आपको दिया जा सकता है और जो आपकी जो भी कंडीशन है उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट करेगी, तो हम उस पर्टिकुलर दवा की उस पर्टिकुलर डोज को कंसिडर करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, जिससे आपके शरीर को कम से कम नुकसान हो। और यही धीरे धीरे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की तरफ में जा रहा है, जिसका जिसका एक सेंट्रल आइडिया रहेगा, आपके पूरे के पूरे डीएनए को सीक्वेंस करा लिया जाए और उससे ये तक आपकी अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी के साथ पता लगाया जा सकता है कि आपको धनिया पसंद आएगा कि नहीं आएगा, आपको कुछ चीज़ें नमकीन पसंद ज़्यादा अच्छी पसंद आती हैं या मीठी पसंद ज़्यादा अच्छी आती हैं, आपके डायबिटीज़ के होने की जो संभावना है वो कितनी ज़्यादा है, आपके कैंसर होने की जो संभावना है वो कितनी ज़्यादा है, इसको भी हम बता सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की डायरेक्शन में भी चलते चले जाएंगे इसकी मदद से। पूरी टाइमलाइन अगर इस पर्टिकुलर
किताब की देखी जाए तो वो चालू होती है मेंडल भाई साहब से। मेंडल भाई साहब अपने आप में ही वो बात हो रही है तकरीबन तकरीबन 1865 1864 की। मतलब बताया तो था उन्होंने बहुत कुछ, लेकिन किसी ने भाव नहीं दिया, तो फिर 35 साल बाद जाकर के दोबारा से डिस्कवर किया उनको। और उसी समकालीन थे 1859 में। डार्विन का बड़ा नाम था, और मेंडल भाई साहब ने कुछ चीज़ें भेजी भी थी उन्हें, लेकिन कभी मिल नहीं पाए आपस में, न तो पेपरों के ज़रिए। लेकिन डार्विन की लाइब्रेरी से मेंडल के पेपर ज़रूर निकले थे जो कि उन्होंने नहीं पढ़े थे। फिर वही तकरीबन 35 साल बाद जाकर के 1900 के अंदर में मेंडल का जो पूरा का पूरा काम है वो पूरा रीडिस्कवर हुआ। और यहाँ तक कि जब हमें पता चल गया कि जीन किस तरीके से काम करते हैं, और कैरेक्टर्स व ट्रेट किस तरीके से एक पर्टिकुलर ख़ानदान के अंदर में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उसी चीज़ का इस्तेमाल करके नाज़ी जर्मनी ने भी 1940 के अंदर यूजेनिक्स का आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया कि भैया ये तो इनकी तो जात ही ख़राब है। और उसका आइडिया हर जगह हमें देखने के लिए मिलता है। हमें हमें देखने के लिए मिलता है कि ज्यूज़ की जीन ही ख़राब है, या ब्लैक पीपल की जीन ही ख़राब है, वो पढ़ते नहीं हैं, क्राइम ज़्यादा करते हैं, और कि मुसलमान तो होते ही ख़राब हैं, या हिंदू तो होते ही ख़राब हैं। मतलब इंडिया में पढ़ाया जाता है कि मुसलमान ख़राब होंगे, मतलब पढ़ाया नहीं जाता है, मतलब आम कैटेगरी की जनता में, कि हिंदुस्तान में कहा जाता है कि भाई मुसलमानों की जीन ख़राब है, पाकिस्तान में कहा जाता है कि भैया हिंदुओं की जीन ख़राब है। तो वो यूजेनिक्स का जो आइडिया है उसको भी प्रोपेगेट करवाया गया इसी पर्टिकुलर चीज़ के ज़रिए। फिर आगे बढ़े तो 1950-53 के अंदर में, 50 का जो दशक है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे चला गया। तो उसमें हमारे जो वाटसन एंड क्रिक और ये सब की वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर वगैरह देखने के लिए मिला। रोजालिंड फ्रैंकलिन्स वगैरह थे उसके अंदर में। फिर आगे बढ़े तो 1970 के अंदर में हमें ये डीएनए के बाद में उसकी जीन एडिटिंग वगैरह के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगने लगा। हमने जीन को क्लोन करने लगे। 1980 के दशक में जाएंगे तो हमने स्टार्ट कर दिया, कुछ ऐसे टेस्ट आने लगे मार्केट के अंदर में जिसके ज़रिए हम पता लगा पाते थे कि अच्छा अच्छा इसके अंदर में जेनेटिक लेवल पे कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, या ऐसी चीज़ें हैं कि नहीं है। 1990 के दशक में हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था कि भैया हम, आइडिया तो यही था कि लोग पगला रहे थे कि भैया एक बार हमने ह्यूमन का डीएनए पूरा पढ़ लिया तो हम दुनिया की सारी बीमारियों को ख़त्म कर देंगे, सब सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। नहीं हुआ, क्योंकि इतना सिंपल नहीं है, चीज़ें बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जेनेटिक्स तो है ही है, जेनेटिक्स के ऊपर के लेवल पर एपी जेनेटिक्स और बैठी हुई है तो बहुत सारे लेवल थे, इसलिए हम अभी तो नहीं उस पर्टिकुलर स्थिति पे पहुंच पाए। लेकिन वही 2001-2003 के तकरीबन में हमारा पूरा का पूरा डीएनए का जो जीनोम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा करके हमने पूरा कर लिया। 2000 की दशक में हमारी अंडरस्टैंडिंग सभी बीमारियों को लेकर के, कैंसर को लेकर के, जीन्स को लेकर के, म्यूटेशंस को लेकर के और आगे बढ़ती चली गई। 2000 के दशक के अंदर में, 2010 के दशक के अंदर में अब केवल और केवल कुछ ऐसी खतरनाक चीज़ें नहीं आ रही थी। मतलब फंडामेंटल आइडिया हमें पता है कि डीएनए हमें सही करना है। अब वो सही करने के लिए जो हमने अलग अलग टेक्निक्स हैं वो किस तरीके से बदली, कि टेलन आया, फिर उसके बाद क्रिस्पर cas9 कि किस तरीके से आप वो जो हमने बात की कि अगर किताब है और किताब के अंदर में आपके कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें से कुछ कुछ सेंटेंसेस हैं जिनके मतलब बनते हैं, मायने बनते हैं, और उनको हम जीन बोल देते हैं, तो हमारे पास जो टूल्स हैं वो पहले पेंसिल और इरेज़र जो है उनकी क्वालिटी और उन वो कितने के आते हैं वो सस्ता होता चला जा रहा है, और कोई भी आदमी जो है अब जीन एडिटिंग कर सकता है। तो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा टाइमलाइन रहेगा इस पर्टिकुलर किताब की अगर हम बात करेंगे तो। मैं चैप्टर सितंबर 4 2024, बुक जीन, सिद्धार्थ मुखर्जी, चैप्टर नंबर 1, द मिसिंग साइंस ऑफ हेरिडिटी, द डिस्कवरी एंड रीडिस्कवरी ऑफ जीन्स। 1865 से लेकर के 1935 तक मेंडल उन पर्टिकुलर लोगों में से एक है भाई कि कहानी इंटरेस्टिंग है ना कि हम कभी जब भी किसी व्यक्ति का फाइनल काम देखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि यार बंदा कितना सॉर्टेड है, कितना समझदार है, कितना जानकार है, क्या क्या नहीं इसने किया होगा। 12वीं क्लास में जब भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो यही पढ़ाते हैं कि भैया किस तरीके से मेंडल ने जो बायोलॉजी है वो तो उसकी समझ तो थी, साथ में मैथ की इतनी बढ़िया समझ थी कि उन्होंने मैथ और बायोलॉजी को मिला करके जो समागम करके जो एनालिसिस किया था और उसके बेसिस पर उन्होंने जितने भी इन्फेरेंसेस दिए थे, चीज़ों को समझा था, जाना था, तो उनको बिल्कुल जो तस्वीर पेश की जाती बिल्कुल ऐसी की जाती मानो कि साक्षात दो चीज़ें, मतलब इंडिया के अंदर में तो आप चॉइस मिलती है तो आप चॉइस एक तो लेते हैं आर्ट साइड, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बीच में, और एक चॉइस मिलती है आपको
कि आप मैथ वर्सेस बायो या मैथ के साथ बायो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। जो लोग इंडिया में सो कॉल्ड गधे की चाल, वो जो भेड़ चाल में लोग इन्वॉल्व हैं, वो क्या करते हैं कि भैया या तो दे आर श्योर अबाउट कि हम तो मेडिसिन में जाना है तो हम तो बायोलॉजी लेंगे, मैथ छोड़ देंगे, हम तो इंजीनियरिंग वाले हम तो बायोलॉजी छोड़ देंगे, हम तो ये ले लेंगे। और यहाँ पर यही दोनों सब्जेक्ट हैं, मैथ और बायोलॉजी जो है वो लेकर के आपको आगे बढ़ाना है ये व्यक्ति की जिसकी बात हो रही है। तस्वीर ऐसी लगती है कि मानो कि इसको सब कुछ आता था। लेकिन जब किसी की भी सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा भाई, सबकी ज़िंदगी में स्ट्रगल चल रहा। कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर में जो इज्जत से चीज़ें कर ली हों। एवरीबडी इज़ आदर सफरिंग फ्रॉम इम्पोस्टर सिंड्रोम और जो भी है। तो इनकी भी कहानी यही है कि ब्रूनो की अगर हम बात करें, जो कि जगह है आपका ऑस्ट्रिया के अंदर में, और जहाँ पर अब बड़ा अजीब ख्याल है कि जो मोनेस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर वो सेंट की तरह काम करते हैं और वहाँ पर ये सभी चीज़ें एंटरटेन की जाती हैं। अब उनको ये सो कॉल्ड इतना ज़्यादा चीज़ें इंटरेस्ट में नहीं आती थी, वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको लगा कि भैया एक पर्टिकुलर स्कूल में मैथ वगैरह पढ़ा लेंगे, तो उनको ले लिया। स्कूल वालों ने बोला कि ठीक है बढ़िया है पढ़ा लेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी एक टिपिकल टीचर की तरह की ट्रेनिंग नहीं हुई ना, तो ऐसा करो आप ये जो फला फला जो टेस्ट होता है ना, ये वाला टेस्ट दे दो, और हाई स्कूल का होता है एक टेस्ट, तो उसमें कुछ कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, आप दे दो। गए भाई साहब टेस्ट देने के लिए, तो पहली बार जो है वो जियोलॉजी में एकदम फेल होकर के आ गए, तो नहीं मिली नौकरी। फिर दोबारा अगली बार टेस्ट दिया तो अब की बार बायोलॉजी में ब्लंडर करके आ गए, बायोलॉजी के अंदर में कुछ भी ठीक से नहीं बताया पढ़ाया, और फिर जा कर के जो है चीज़ें आगे बढ़ी। लेकिन कितना अजीब ख्याल है ये कि एक ऐसा व्यक्ति जो जिसको हम हमेशा से एक ऐसी, जब भी किसी व्यक्ति का किताबों में नाम आ जाता है तो ऐसा लगता है ना कि ये तो भैया भाई लाइक जीनियस, बचपन से जीनियस रहा होगा, लेकिन नहीं है। सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं। ऐसे भी बंदे मिल जाएंगे जो बचपन से ही जीनियस थे और पूरा आखिर तक जीनियस ही रहे और फील्ड्स मेडल्स ले गए और सब कुछ किया उन्होंने, और ऐसे भी मिल जाएंगे जो उतने अच्छे नहीं थे लेकिन एक नई सोच लेकर के आए पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में। तो कोई रूल नहीं है। यहाँ तक कि जब आगे बढ़े तो उनके अगर नाम सुना हो फिज़िक्स के अंदर में डॉपलर भाई साहब का, तो डॉपलर भाई साहब वही है जो इन्होंने डॉपलर इफेक्ट दिया था, और सबसे ज़्यादा फेमस तो उसी चीज़ के लिए है। उन्होंने बोला कि किस तरीके से जो साउंड ट्रैवल कर रही है वो वेव की फॉर्म में कर रही है। तो अगर कोई पर्टिकुलर बाइक पे बैठ करके बंदा और बांसुरी बजाते हुए निकले, मतलब बांसुरी तो बाद की बात है यार, मतलब आप देखें कि जो आपके बगल में बाइक की आवाज़ आ रही है लेकिन जब बाइक आपकी तरफ आ रही है तो ये जो उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि बाइक तो भाग ही रही है, उसके साथ साथ वो जो एयर का कंप्रेशन है वो भी चेंज हो रहा है। तो तो जैसे जैसे चीज़ें आपकी तरफ आती हैं तो वो कंप्रेस हो जाएंगी, जो वेव का फॉर्म है वो कंप्रेस हो जाएगा, तो आपका पता चलेगा कि अच्छा इसकी तो जो वेव ऊपर गई नीचे गई ऊपर गई नीचे गई, और कम अगर वो कंप्रेस हो रही है तो आपको जल्दी जल्दी ऊपर नीचे सुनने को मिलेगा, तो आपने क्या हो गया उसकी एक तरीके से फ्रिक्वेंसी आपने बढ़ा दी है। और उन्होंने यही सारे एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाए थे कि वे पूरा का पूरा बैंड बिठा दिया था ट्रेन के ऊपर में और फिर वो जो लोगों की आंखों पट्टी बांध दो और बोलो कि चलो सुनो बताओ क्या फ्रिक्वेंसी चल रही है, तो देखेंगे कि हाँ भाई फ्रिक्वेंसी जो है जैसे जैसे चीज़ें करीब आती हैं, और ये हर वेव पे एप्लीकेबल है ये चीज़। मतलब कितना बिज़ार ख्याल है कि आप बोलते हैं ना कि जो फूलों का रंग जो है वो आपका रंग है। अब जो कोई चीज़ है आपके पास, मान लीजिए कि आपके पास एक लाल कलर का कुछ भी है, मतलब ग्रीन कलर का कोई चीज़ मान लीजिए आपके पास ग्रीन कलर की कोई चीज़ है, अब इसका जो रंग है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि इसको जो देखने वाला व्यक्ति है वो कितनी स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, या ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी स्पीड से सामने वाले की तरफ में जा रहा है। और यही कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो भी रंग भी तो वही है ना, लाइट है तो वो भी वेव का पार्ट ही, तो जो आपको उसका रंग बदल जाएगा, और जो कि होता है आपको आम जिंदगी के अंदर में वो अंतर नहीं नज़र आता है क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा तगड़ी स्पीड चाहिए, और जो कि तारे कर रहे हैं, तारे तो जा रहे हैं इतनी पर्टिकुलर स्पीड से, दूर की तरफ भाग रहे हैं या हमारी तरफ आ रहे हैं, तो उनकी जो कलर है उसके अंदर में हमको चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं, और इसीलिए हम जो चीज़ें दूर जा रही हैं उनको हम रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट के नाम से जानते हैं कि चीज़ें जो है दूर भाग रही हैं तो दूर होती जा रही हैं, दूर होती जा रही हैं, तो मतलब उसका जो वेव है इस तरीके से खुलता जा रहा है, खुलता जा रहा है, तो मतलब कि आपका पड़ेगा वो कौन सी साइड में, रेड वाली साइड में, तो इसको हम रेड शिफ्ट बोल देते हैं। तो आवाज़ हो या रंग हो, दोनों की दोनों चीज़ें वेव का अगर जब बात करेंगे तो वो उसको कैरी करने वाला जो उसका कैरियर है उसकी स्पीड पर भी वो हमें कैसा दिखेगा
या कैसा सुनाई देगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो बदली जा सकती है, बदलती है। और ये गुरु शिष्य का सा संबंध था इनका, मेंडल भाई साहब का और डॉपलर भाई साहब का, कि वो टीचर थे डॉपलर भाई साहब, और जो हमारे मेंडल भाई साहब थे वो उनके स्टूडेंट हुआ करते थे। तो ये तो मिलेंगे आपको, मतलब ऐसी कहानियाँ दर कहानियाँ मिलती चली जाएंगी। याद है हम हमेशा बस बोलते हैं कि बच्चों के जो सवाल होते हैं वो ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, क्योंकि उनके प्री कंसीव्ड नोशन उनको अभी परेशान नहीं कर रहे, उनको अभी करप्ट नहीं किए हुए हैं, उनको अलाउ करते हैं कि वो अभी इस तरीके से सोच सकते हैं, इस तरीके से वॉन्डर ऑफ हो सकते हैं कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके और मेरे को सवाल भी जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं, चीज़ों को समझते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे सवाल और ज़्यादा होने तो ब्रॉडर चाहिए, और भी ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग होने चाहिए, लेकिन होता नहीं, और भी ज़्यादा संकीर्ण होते चले जाते हैं। जैसे कि ये सवाल हमने एक्सेप्ट कर रखा है सबने कि हाथी का बच्चा क्या होगा, हाथी होगा, क्यों नहीं होगा, हाथी का बच्चा सूअर क्यों नहीं हो सकता। तो ये सवाल जब कोई बच्चा पूछता है तो उसके लिए बिल्कुल ऑब्वियस से सवाल है, वो तो है। लेकिन जो थोड़ा पढ़ा लिखा है वो बोलेगा क्या पागल वाली बात कर रहे हो, तो मर जाओ, ये पागल वाला। जो थोड़ा समझदार व्यक्ति है वो बोलेगा अरे वाह क्या बात है, किस तरीके से सोचा जा रहा है, कि यहीं से तो यही तो वो क्वेश्चन है जो इस बात को जन्म देते हैं कि आप किसी अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ेंगे, कुछ चीज़ें सोच पाएंगे। और ये एक्चुअल में ये आइडिया सेंटर में है ना, पूरा का पूरा जीन के अंदर में। मतलब कि आप घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले यही बोलते हैं ना, अरे देखो इसकी नाक तो चाचा पे गई है, इसकी स्माइल तो दादा पे गई है, तो आंखें देखो मम्मी की तरह से हैं, बाल जो है फला की तरह से हैं। और हम देख पाते हैं कि जो पेरेंट्स के अंदर में जिस तरीके के, उस खानदान में जिस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो आ रहे हैं बच्चे के अंदर में। और एक जिस तरीके से हर एक बंदा नॉर्मल यही तो देख रहा था कि चीज़ें धरती की तरफ जाती हैं, धरती की तरफ जाती हैं, चीज़ें धरती की तरफ जाती हैं, और ज़्यादातर लोगों ने यही बोला कि चीज़ें धरती की तरफ जाती हैं। वो तो कुछ अलग बंदे आए जब उन्होंने बोला कि भैया जितना धरती की तरफ ये जा रहा है ना, जितनी फोर्स से, उतनी फोर्स से धरती भी इसकी तरफ आ रही है। वो बंदे का नाम हो गया, वो बंदा न्यूटन बन गया, जिसने इस तरीके से सोचा, नया नया तरीका दिया सोचने का, जानने का। अब यहाँ पर भी हमें बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोग यही देख पा रहे हैं कि यार सबके कैरेक्टर आ रहे हैं। तो बिल्कुल जैसे कोई तरल पदार्थ होता है, जैसे कोई दूध और रूह अफ़ज़ा मिला दीजिए आप, तो मिला करके कि अब जो रूह अफ़ज़ा बना है उसके अंदर में दूध की वाइटनेस भी है और रूह अफ़ज़ा की पिंकिशनेस भी है, तो मिडल पे आ गया है वो, उसमें दोनों चीज़ें मिल ही हुई हैं। तो क्योंकि बच्चा घर के अंदर में दिख रहा है कि सारे कैरेक्टर्स उसके मिले-जुले से पैदा होते हैं, तो मिले-जुले से उसके कैरेक्टर होते हैं, तो लोगों ने सबसे पहले बोला भी यही कि भई जो ट्रेट हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो जा तो रहे हैं पेरेंट्स से बच्चों के अंदर में, लेकिन वो बिल्कुल किसी ऐसे ही जा रहे हैं जैसे किसी तरल पदार्थ का मिलना होता है। और इसके बिल्कुल विपरीत होकर के बोला था, मेंडल ने बोला था कि भैया देखो ऐसा है कि तरल नहीं है, क्योंकि तरल पदार्थ की खूबसूरती क्या है कि अगर एक बार मिल गए तो मिल गए। अगर मिल गए तो उसको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है तरल पदार्थों को। लेकिन क्या होता है कि ये मिलते नहीं है, ये हैं सॉलिड चीज़ें। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप मान लो कि आपके पास क्या है कि कभी-कभी जो आपको ऐसे मिक्सिंग सी दिख जाती है, वो इसलिए दिख जाती है कि मान लो पत्थर है, छोटे-छोटे पत्थर, छोटे-छोटे वाइट पत्थर हैं, और छोटे-छोटे क्या हैं कि आपके पिंक पत्थर हैं, दोनों को मिलाएँ, दो छोटे-छोटे लाल पत्थर हैं, दोनों को मिला दीजिए तो दूर से देखेंगे तो पिंकिश सा नज़र आएगा, लेकिन अगर आप पास में जाएँगे तो पता चलेगा कि नहीं भैया ये कुछ सॉलिड चीज़ है। तो वही वो मेंडल बोले थे कि भैया ये कुछ सॉलिड चीज़ है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं। और अलग-अलग एक्सपेरिमेंट करके बताए भी उन्होंने, जो कि हम डिस्कस भी करेंगे कि आखिर ये किस तरीके से उन्होंने सोच पाए कि नहीं, नहीं भाई साहब ये जो चीज़ें हैं वो मिल नहीं रही हैं, ये जो हैं पानी की तरह नहीं मिल रही हैं, किसी लिक्विड की तरह नहीं मिल रही हैं, ये किसी सॉलिड की तरह जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। और इसका एग्जांपल भी ये है कि भैया देखिए आप, क्या इतने हज़ारों सालों से ब्लैक पीपल हैं, वो पीपल हैं, वाइट पीपल हैं, आपके अलग अलग शेड्स के ब्राउन पीपल हैं। तो अगर यही बात होती कि चीज़ें अगर लिक्विड की तरह ही मिल रही होती, तो कुछ 100 सालों के अंदर में दुनिया के अंदर में सारे लोग ब्राउन ही होने चाहिए थे ना। आप देखें, क्या एक गोरा था, गोरे ने किससे शादी कर ली, ब्लैक से शादी कर ली, तो दोनों का बच्चा ब्राउन हो गया। अब इसके बच्चा भी तो ब्राउन ही होगा, क्योंकि एक बार मिल गए तो मिल गए। अब वापस से वो नहीं हो सकता, क्या नाम है, मिक्सिंग होने के बाद चीज़ें अलग नहीं हो सकती, तो ब्लेंडिंग हो गई तो हो गई। तो धीरे-धीरे मान लो कि अगर, मतलब इसको थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया था। क्या था कि मान लो कि एक टापू है, टापू पे आपने क्या भेज दिए, आपने वाइट पीपल भी भेज दिए, ब्लैक पीपल भी भेज दिए, तो आपको कई 100 सालों के बाद वहाँ क्या मिलेगा? वाइट और ब्लैक पीपल नहीं मिलेंगे वहाँ पर उस टापू पे केवल और केवल ब्राउन बच्चे ही मिलेंगे। ब्लैक और वाइट लोग ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, और बच्चे ब्राउन के ही शेड के अलग-अलग होंगे, एग्जिस्ट करेंगे।
अब यही आइलैंड अगर मैं पूरा अर्थ बना दूँ, तो अर्थ के ऊपर भी तो लोग हज़ारों सालों के अंदर में केवल और केवल अलग-अलग ब्राउन की शेड के होनी चाहिए, तो ये अभी भी ब्लैक और वाइट पीपल मिल कैसे रहे हैं? तो मतलब कि चीज़ें मिलती नहीं हैं, वो पानी की तरह के, लिक्विड की तरह के मिल जाएँ और सेपरेट ना हो पाएँ। ये एक सॉलिड ही है, जो वो छोटे-छोटे पत्थर ही हैं, जिसको वापस से अलग किया जा सकता है और हो पाते हैं, और इसीलिए वो कैरेक्टर जो एक बार आपको ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गया, वो अगली जनरेशन में फिर से उपज करके सामने आ जाता है। और जब हम बात कर रहे थे शुरुआत के अंदर में कि किस तरीके से सिद्धार्थ मुखर्जी के पिताजी परेशान होते थे कि उनके कुछ भाइयों में है ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम, स्किज़ोफ्रेनिया की या बाइपोलर डिसऑर्डर की या मेंटल इलनेस की जो प्रॉब्लम है, वो उनमें भी तो नहीं आ जाएगी, या तो और एक जनरेशन छोड़ करके दूसरी जनरेशन में किस तरीके से आ जा रही है। तो क्योंकि अल्टीमेटली आज की तारीख में हम इस बात को जानते हैं कि वो है तो वो जीन ही, वो है तो सॉलिड ही, वो उसके अंदर में। और धीरे-धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि भैया अब इतना भी आसान नहीं है, शुरुआत कर रहे हैं इसलिए चीज़ें सिंपली लग रही हैं। वो याद है पाइथागोरस? वैसे तो लोग अभी भी लड़ते हैं कि वो कम्युनिटी है कि बंदा है, बट ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट और रीजनिंग के अंदर में, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पाइथागोरस इतना ज़्यादा अपने आइडिया, जो त्रिकोण का आइडिया है उससे ज़्यादा इतने ज़्यादा प्रभावित थे, और ये मेल डोमिनेटिंग सोच को इतना ज़्यादा बढ़िया तरीके से दिखाता है कि, और हमारी रिसर्च कितनी बुरे तरीके से अंधा होकर के चीज़ें आगे कंटिन्यू हो सकती हैं उसको भी दिखाता है। वो याद है स्कूल में, मतलब सबको याद नहीं होगा, लेकिन अगर टीचर माइक्रोस्कोप के नीचे दिखा रहा है कि अनियन रूट में ये पर्टिकुलर सेल स्टेज है कि मेटाफेज है, दिख रही है, तो सारे चिल्लाते हैं हाँ दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, हमको भी दिख रही है, क्योंकि लोग भीड़ वाली भेड़ चाल हो जाती है। और ये साइंस में भी था। अब बोले कि जो पाइथागोरस वगैरह लोग थे पहले से, बोले कि भैया देखो, औरत जो है केवल और केवल इनक्यूबेटर की तरह काम करती है, स्पर्म में ही बच्चा होता है, और वो स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर में जाता है, इनक्यूबेट होता है, और बच्चा पूरा का पूरा बाहर आ जाता है। तो औरत की ऐसे खास कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ तक कि जो ग्रीक गॉड्स होते हैं उसके अंदर में एक प्ले है, उसके अंदर में एक बच्चा, एक गॉड ही अपनी माँ का कत्ल कर देता है, और फिर दलीलें ये दी जा रही हैं कि भैया यही वाली दलील है कि भैया माँ और बच्चे का कोई रिश्ता ही नहीं होता भाई, वो तो खाली इनक्यूबेटर है, वो तो किसी भी मतलब औरत के अंदर में चला जाता है वो पर्टिकुलर स्पर्म, तो यही बच्चा पैदा होता। औरत केवल और केवल न्यूट्रिशन दे रही है, नेचर जो है वो आ रहा है पाप से, और नर्चर जो आ रहा है वो माँ से आ रहा है, तो नर्चरिंग दे देती है केवल और केवल माँ, और कोई खास रोल है नहीं उसका। तो माँ को मारने के लिए भी मैट्रिसाइड के लिए कोई मतलब प्ले था उस चीज़ के अंदर में, इसका इस्तेमाल किया गया। अब अजीब बात यह है कि जो लोग, अगली जनरेशन आ रही है वो भी बोल रहे हैं कि अरे हमने माइक्रोस्कोप के अंदर में देखा, अब चित्र बना रहे हैं बढ़िया बढ़िया कि स्पर्म के अंदर में बंदा बच्चा दिख रहा है और बढ़िया से दिख रहा है, उसका सब कुछ दिख रहा है, और चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ये हमारे जो आज भी हो रहा है भेड़ भेड़ चाल में, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि कई सालों तक लोग करते रहे, प्रूफ करते रहे, प्रूफ करते रहे, और बाद में पता चला ये तो सब पागल थे बेचारे, भेड़ भेड़ चाल में चल रहे थे, और जो कि यहाँ पर भी ही देखने को मिला हमें। मिसोजिनिस्टिक सोच हो औरत को, और तो है ही भाई, हिस्टेरिया, मास हिस्टेरिया ना, जो लोग बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ लोग एक साथ ही कुछ भी वियर्ड बिहेवियर शो करने लगते हैं, तो उसको मास हिस्टेरिया बोलते हैं। कि भैया कहीं से खबर फैल गई कि जी कि जी सबको जो है वो सर दर्द हो रहा है, हवा हवा चल रही है ऐसी कि सबको सर दर्द हो रहा है, तो सबको एक्चुअल में सर दर्द होने लगता है, तो मास हिस्टेरिया के अंदर में आ जाता है। लेकिन अगर ये शब्द उठा करके देखो तो हिस्टेरिया, तो हिस्टेरेक्टमी बोलते हैं यूट्रस को निकाल देने को। जैसे कुछ भी हो ना कि भाई कॉलेसिस्टेक्टमी हो गया, मतलब गॉल ब्लैडर को निकाल देना, उसी तरीके से हिस्टेरेक्टमी होता है, तो उसको इसको निकाल दिया, यूट्रस को निकाल दिया। ये जितने भी ये सिगमंड फ्रॉइड के चच्चा वच्चा थे, ये सब लोग उससे पहले के लोग, या हिपोक्रेटिस, मतलब जो डॉक्टर जो हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, जो सबसे नामी ग्रामी साइंटिस्ट, बोलते थे भैया जो औरत में, आप जितने भी औरत में प्रॉब्लम होती है ना मानसिक, ये औरत का जो दिमाग ख़राब होता है वो इसलिए ख़राब होता है क्योंकि उसका जो वूम्ब है उसकी बॉडी में इधर उधर ट्रैवल कर रहा है, और वो इधर उधर ट्रैवल करता है तो उसको पगला जाती है वो औरत, और उस पगलाने को बोल देते हैं हिस्टेरिया। तो वो नाम भी अभी तक चल रहे हैं। तो मिसोजिनिस्टिक तो रहा ही हमेशा से हमारा साइंस, मतलब हाँ, साइंस क्या, मतलब पूरा ही औरतों के प्रति मिसोजिनिस्टिक रहा है। अब वो उसके जो अंश हैं वो साइंस में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आते हैं, तो ये भी उसी पर्टिकुलर चीज़ का एक एग्जाम्पल है। 5 सितंबर 2024, बुक जीन, राइटर सिद्धार्थ मुखर्जी, चैप्टर नंबर 1। ये आइडिया कि
जिस स्थान का स्पर्म है उसी स्पर्म के अंदर में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, और वो छोटा सा जो बच्चा है उसी बच्चे को मतलब यहाँ तक कि 1520 के अंदर में पैरासेल्सियस करके लोग थे, तो बोलते थे कि भैया क्या करो कि जो स्पर्म है ह्यूमन का, इसको अगर तुम घोड़े के लीद के साथ, मतलब घोड़े के पूप के साथ में रख दोगे तो उसके बाद में थोड़े समय के बाद में एक उसमें से ह्यूमन जैसा बच्चा निकलेगा, लेकिन वो ह्यूमन जैसा नहीं होगा, थोड़ा मॉन्स्टर्स जैसा होगा। और ये फिर अलग-अलग चीज़ें चली, लोग कुछ जगह दिमाग लगा पाते थे, कुछ जगह दिमाग नहीं लगा पाते थे, और ये आइडिया भी कितना ज़्यादा कंडीशनिंग का ही पार्ट सा नज़र आता है कि हम मेल को हमेशा बोले हैं कि भैया मेल के पास वो है, ताकत है, बच्चा है, फीमेल तो केवल और केवल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। और इसका आइडिया यहाँ से भी है कि स्पर्म के अंदर में कोई, जैसे कुछ लोग तो मानते थे कि भैया कोड का टाइप का कुछ है कि उसमें स्पर्म में कोड लिखा हुआ है, उस कोड का इस्तेमाल करके फीमेल बच्चा बना देती है। फिर कई लोग बोले कि नहीं नहीं भाई साहब, स्पर्म में ही बच्चा होता है, मिनिएचर फॉर्म में होता है, लेकिन स्पर्म में ही बच्चा होता है। और ये अजीब सा स्टेटमेंट इस बात की भी गवाही दे रहा था कि किस तरीके से एडम और ईव वाले कॉन्सेप्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि क्योंकि पहली दफ़ा जो सिन किया वो एडम ने किया, और एडम के सिन करने के बाद में, क्योंकि अगर एक स्पर्म के अंदर में एक छोटा सा ह्यूमन बैठा है, तो उसके अंदर में भी उसके स्पर्म के अंदर में एक छोटा सा ह्यूमन बैठा होना चाहिए, और उसके अंदर में रशियन डॉल की तरह चलता जाएगा, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी। और जो कि इस बात की भी गवाही देता है कि जो सिन किया वो फिर लोगों के अंदर में, एडम के अंदर में और उसके आने वाली जो नस्लों के अंदर में फिट हो गया, और वो जब तक वो बच्चे पैदा करता रहेगा तब तक वो बच्चे सिन वाले बच्चे ही जो हैं वो निकलते रहेंगे। तो सोचना अपने आप में कि जब तक आपके पास एक्सप्लेनेशन ना हो तब तक आप कुछ भी सोच तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन रिलीजन की बात कर ली जाए, चाहे किसी और चीज़ की बात कर ली जाए, डैनियल डेनेट का स्टेटमेंट है ये कि रिलीजन या किसी में मान्यता एक लाइसेंस की तरह काम करता है, लाइसेंस नॉट टू थिंक। अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि बताओ भाई कैसे ऐसे कैसे लॉजिक वाली बात है कि अगर अल्लाह है तो कैसे किसी जानवर की बलि देने पर खुश हो जाएगा, है? तो मुसलमान बोलेंगे ये हमारा काम नहीं है सोचना, ये ऊपर वाले का काम है सोचना। या अगर बोलें कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जो हिंदू हैं वो भी किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को ले लिया जाए, तो बोलेंगे भाई लीला है ऊपर वाले की। ये जो ऊपर वाला देखेगा या लीला है ऊपर वाले की, या ये जितने भी आपको एक्सप्लेनेशंस लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है नहीं, ये केवल और केवल प्लेस होल्डर हैं न सोचने के, कि आपको सोचना नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको एक्सप्लेनेशन मिल गई, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन मिली नहीं है, आपने बस बोल दिया आपको लाइसेंस मिल गया एक तरीके से। रिलीजन लाइसेंस है इस तरीके से कि भाई सोचना नहीं है। और ये केवल और केवल इधर वैलिड नहीं है, ये वैलिड है उसमें भी, डॉक्टर वाले केस के अंदर में भी। क्या डॉक्टर ने बोल दिया दवाई लेनी है तो लेनी है, ख़त्म बात। हम इस तरीके की सिस्टम्स बना रहे हैं जहाँ पर आपका इंडिया में क्रॉस क्वेश्चन करके देख लीजिए, डॉक्टर मुंह पर ऐसे गुस्सा हो जाता है। तो यस, तो हम सभी के अंदर में अगर एडम के अंदर में वो स्पर्म था, और स्पर्म के अंदर में बच्चा था, उसके अंदर में बच्चा था, उसके अंदर में बच्चा था, तो एक तरीके से जो एडम ने वो जो फ्रूट खाया था और उसका सिन किया था, तो उसके हम भी भागीदार हैं। और ये बात उस बात को जस्टिफाई कर रही है उनके हिसाब से। अभी कई लोगों को लग रहा है क्या बकवास है, यहाँ लग रहा है, अपने वाले टाइम पे नहीं लगेगा। वो चीज़ें बड़ी रैशनल लगेंगी जब आपको लोग बोलेंगे कि टच वुड। जब आप लोग जब आप बोलेंगे कि दरगाह पे धागा बांध देते, या ये पर्टिकुलर जगह पर ताला बांधने से, या यहाँ पर्टिकुलर छोटा सा पत्थरों का घर बनाने से असली घर बन जाता है, तब दिमाग नहीं चलेगा आपका, तब आप कर देंगे वो सब काम। और ये बातें
कि स्पर्म के अंदर में ह्यूमनक्यूलस ह्यूमन जैसा कुछ ह्यूमन ही बैठा हुआ है। लोगों को लगा होगा कि एक बार माइक्रोस्कोप अगर आ जाए तो देख करके बता देंगे कि उसके अंदर में है कि नहीं है। लोग इतने ज़्यादा कन्विंस्ड थे इस पर्टिकुलर बात से कि अलग-अलग लेवल पे कि वो भैया माइक्रोस्कोप इजाद हुआ और माइक्रोस्कोप के अंदर में वो देख रहे हैं स्पर्म और स्पर्म के अंदर में देख रहे हैं वो ह्यूमनक्यूलस बना रहे हैं किताबों में तस्वीरें, नाम है उनका दुनिया में, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं उनके इसी पर्टिकुलर नाम से और वाह-वाह बटोरी जा रही है। अलग-अलग देशों में अलग-अलग साइंटिस्ट अलग-अलग माइक्रोस्कोप के अंदर में देख रहे हैं और उनको स्पर्म के अंदर में बच्चा नज़र आ रहा है। बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से पावर ऑफ सजेशन काम करता है, यहाँ पर पावर ऑफ सजेशन बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है। तो किसी को हिप्नोसिस भी अगर करना हो, किसी को हिप्नोटिक स्टेट में भी अगर डालना होता है, तो जैसे डैरेन ब्राउन मिल जाएँगे आपको उनकी किताब ट्रिक्स ऑफ माइंड और में आपको मिलेगा कि किस तरीके से जब वो करते हैं लोगों को सम्मोहित करते हैं, हिप्नोसिस करते हैं, तो फिर जाकर के वो पूछते भी हैं कि क्या लगा था मैंने मैंने जो स्टेज के ऊपर एक्टिंग की थी, मैंने स्टेज के ऊपर मैंने कहा था तुमको कि मैं गायब हो गया हूँ और मैं गायब होने के बाद बोतल उठा के दिखाता हूँ। तो तुमको बोतल तैरती हुई दिख रही थी या तुम ऐसे ही चिल्ला रहे थे? तो कुछ लोग थे बोल रहे थे अ, कि जी हाँ, नहीं, नहीं मुझे नज़र आ रहा था कि आप हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ शो मैं चिल्लाने लगा ऐसे। कुछ लोग बोलेंगे कि अबे भाई नहीं, तू गायब हो गया था भाई, मतलब आई एम डैम श्योर यू आप गायब हो गए थे, मैं आप बोतल ही उड़ती हुई देखी है। ये लोग अभी भी एक्टिंग कर रहे हैं मस्त वाली ना। तो इस लेवल पर कन्विंस कर लिया जाना अपना और ये आइडिया डेविड शिलर का ही मतलब कि है कि जैसे एक गेम थ्योरीज वगैरह के अंदर में 2 टीनेजर हैं और दोनों टीनेजर अपने गाड़ी है जो है वो सामने से ऐसे लेकर के आ रहे हैं और इसके लिए द एलिफेंट माइंड करके एलिफेंट ब्रेन करके बुक है। तो ऐसे करके लेकर के आ रहे हैं और दोनों एक दूसरे से बोल रहे हैं कि जो बंदा या गुलाम मूवी देखी, गुलाम मूवी के अंदर में क्या होता है, गुलाम मूवी के अंदर में ये होता है कि जो भी ट्रेन के भागेंगे ये लोग ट्रेन के सामने और जो ज़्यादा आगे तक भाग पाएगा वो जीत जाएगा। उसी तरीके से इनमें से जिसने भी पहले कार डर के मारे मोड़ ली, वो बंदा हार जाएगा। अब इसके अंदर में जीतने की संभावना कैसे है? तो एक गेम थ्योरी का एक पार्ट है कि अगर सामने वाले को आप कन्विंस कर दें कि ये बंदा मोड़ेगा नहीं, तो आपकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि आप अपनी गाड़ी में बैठे-बैठे सामने वाले को कन्विंस कर दें कि आप नहीं मोड़ेंगे। अब वो कैसे होगा? कुछ लोग बोलेंगे गाड़ी तेज़ कर दो, कुछ बोलेंगे फलाँ कर दो। तो एक आंसर ये है कि अपनी गाड़ी को हाईएस्ट स्पीड पे ले जा करके उसका स्टीयरिंग निकाल करके और उसको अपने ऐसे बाहर से निकाल करके खिड़की से बाहर से निकाल करके दिखा दो, ऐसे देखो मैंने तो स्टीयरिंग निकाल दिया भाई। अब मैं तो चाह करके भी नहीं कर सकता, बदल सकता इस पर्टिकुलर गाड़ी की डायरेक्शन। तू बदले तो बदले, मैं तो नहीं बदल पाऊँगा। और ये ऐसी में संभावना बनती है कि सामने वाला कोई जब कन्विंस हो जाए कि अब इसके लिए इसको जब हम मेंटल रेल्वे में देखते हैं तो हम इसको ऐसे देखते हैं कि किसी सामने वाले व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, उसके लिए पहले आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी। लोग अक्सर न्यूज़ चैनल वालों पर, लोग अक्सर नेताओं पर ये आरोप लगाते हैं कि यार इसको मालूम है ये झूठ बोल रहा है, फिर भी झूठ बोल रहा है। लेकिन उसके अंदर में जो थ्योरी आती है वो ये आती है कि पहले यू हैव टू कन्विंस योरसेल्फ, अपने आप को इस लेवल पे आपको खुद को अपने आप को कन्विंस करना पड़ेगा, तब जाकर के आप उतने कॉन्फिडेंस के साथ वो बात बोलेंगे और इस बात की संभावना बढ़ेगी कि सामने वाला आपको आपको मानेगा आपके झूठ को। तो किसी झूठ को सामने वाले को मनवाने के लिए एक प्रीरिक्विज़िट है, वो सबसे बढ़िया तब काम करेगा जब आप खुद उस झूठ के अंदर में मान रहे होंगे, तो सबसे बढ़िया काम करेगा। तो एलिफेंट ब्रेन, डेविड शिलर और ये सब बातें की हमने अभी। लोग जब माइक्रोस्कोप के अंदर में अलग-अलग देश के लोग भी स्पर्म के अंदर में छोटा-छोटा ह्यूमन देख रहे थे, उसके अंदर में एक कॉन्सेप्ट और लगा हुआ था, वो है अलग-अलग पैटर्न में सेम तस्वीर देख लेना। इंडिया के लोगों को, जो लोग पंजाब के लोग जो गुरुजी को मानते हैं, उनको सॉकेट में, दीवार में जो पपड़ियाँ जमती हैं, उसके ऊपर में सीलन जो दीवार में जमती है, उसके ऊपर में कहीं कोई चीज़ गिर गई है, उसके अंदर में आकृति जब बनेगी तो उन्हें गुरुजी नज़र आएँगे। राम रहीम को मानने वाले राम रहीम नज़र आएँगे, जीसस को मानने वालों को जीसस नज़र आएँगे। चंद्रमा का एग्ज़ाम्पल सबसे आसान है कि चाँद में साईं बाबा वालों को साईं बाबा की फ़ोटो नज़र आएगी और जीसस वालों को जीसस की फ़ोटो जो है वो नज़र आएगी। तो आपका आप सेम आप बिल्कुल बिज़ार से पैटर्न के अंदर में वो पर्टिकुलर चीज़ आप देख लेते हैं। और ये ह्यूमन्स को इसने हमेशा से मदद ही किया है, इस पर्टिकुलर आइडिया ने कि आपको कहीं पैटर्न दिखे उसके अंदर में आप देखो कि
आपकी ज़िंदा बचने की संभावना बढ़ती है कि अगर पेड़ों के बीच में अगर आपको हल्का-सा शेर की आँखें लग रही हैं और 5 बार में से 5 बार शेर था और 5 बार शेर नहीं भी था, तो इन 10 बारों के अंदर में एक बात जो सबसे बेहतरीन है, वो है कि 10 के 10 बार आप ज़िंदा बच जाएँगे। और इसलिए ये पैटर्न ढूँढने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारे अंदर में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यही हुआ वहाँ पर भी कि लोग जो जब माइक्रोस्कोप में देखते थे, तो अलग-अलग पैटर्न के अंदर में उन्हें वो बच्चे के अंदर में इंसान जो है वो कर्ल अप होकर के नज़र आता था। लोगों ने उसकी तस्वीरें भी बनाई हैं और एक बार तस्वीर बन जाती है तो फिर बाकी लोग और उसको कन्फर्म करने लग जाते हैं।